गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे अच्छे कमेंट्स और रिप्लाई भी आ रहे थे मुझे। तो अब फिर से एक नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। नई टॉपिक है मेरे पास, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, एक दो टॉपिक और रह गए इसके बाद मुश्किल से। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से, ये उम्मीद भी मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज आपकी बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर। जरा ध्यान दीजिए, इससे पहले जो टॉपिक था वो था अक्षीय रेखा और इस टॉपिक में है निरक्षीय रेखा। गोला बना दिया, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं, ए और बी। ये विद्युत द्विध्रुव का कब काम करेंगे? जब इस पे हो जाएगा माइनस क्यू आवेश और इस पे हो जाएगा प्लस क्यू आवेश। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या कहती है? ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश उपस्थित हो, प्रकृति कैसी हो? असमान। देखिए इसकी प्रकृति कैसी है? माइनस की, और इसकी प्रकृति कैसी है? नेचर प्लस का। तो दोनों आवेश उपस्थित हैं, दोनों के बीच में अत्यल्प कम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। दूरी कैसी होनी चाहिए? अत्यल्प कम। तो हम लोग दूरी को क्या मान लेंगे बेटा? वो मान लिया जाए 2a, ठीक है। ये माना है 2l ले लीजिए, आपके 2 अल्फ़ाबेट है, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अल्फ़ाबेट है तो a की जगह l ले लो, k ले लो, r ले लो। अलग अलग टीचर है, कोई भी ले लेता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट। ये हो गया इसका मध्य बिंदु O। मैं आपको डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर करते जा रहा हूँ बनाना कैसे। अब बात करते हैं निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा कौन सी होती है? कि विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अक्षीय रेखा। तो ये कौन सी रेखा हो गई? अक्षीय। और इस अक्षीय रेखा के लंबवत, यानी कि इसके लंब से गुजरे, यानी कि लंबवत जो गुजरे इस रेखा पे, और जो किससे गुजरे? मध्य बिंदु से, उसे कहते हैं निरक्षीय रेखा। अर्थात किसी भी अक्षीय रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत रूप में गुजरने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा। और इसी रेखा के बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। अब समझ में आ गया? टाइटल का मतलब क्या था? निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब देखिए विद्युत क्षेत्र बनेगा, इस आवेश के कारण भी बनेगा, इस आवेश के कारण भी बनेगा। तो पहले निकालेंगे इस आवेश के कारण। लेकिन इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो निकाल लोगे, लेकिन दूरी हमें नहीं पता, ना तो हमें P से B की दूरी पता, ना P से A की दूरी पता। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस पर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर मैं इसको P से A की मिला देता हूँ और इसी तरीके से मैं P को A से मिला देता हूँ, B से मिला दिया, A से मिला दिया, तो अब इनकी दूरी कितनी निकली पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार? अब जरा नीचे आ जाइए। अगर ये दूरी 2a है कुल दूरी, तो ये दूरी कितनी हो गई? 2a की हाफ a, और इसी तरीके से ये दूरी कितनी हो गई? a। तो आप देख लेते, ठीक है। मैं आपके डायग्राम को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जा रहा हूँ। P a और B के बीच की कुल दूरी है 2a और O A के मध्य की दूरी है a। इसी तरीके से O B के मध्य की दूरी है a, और O से P की दूरी जो होती है, ये दूरी लेते हैं हम लोग r। ये तो लिया गया है क्योंकि बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। तो ये दूरी कितनी हो गई? r। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण कैसे निकालते हैं भैया? कर्ण निकालना आप लोगों ने जाना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी वी का वैल्यू पी वी स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग चुकी है। समझ में आ रहा है? एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो पी वी स्क्वायर कितना हो गया? पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब देखिए इसका मान रखिए, पी ओ का मान कितना है? पी ओ का मान कितना है? आर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ओ बी का मान कितना है? ए। तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इस त्रिभुज में आ जाइए। ये त्रिभुज आप लोगों ने लगाया था, ये वाला त्रिभुज देखिए ए ओ पी के अंदर। ए ओ पी में भी सेम वही होगा। तो क्या हो जाएगा? पी ए स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे पी ओ स्क्वायर कितना है? पी ओ स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर, और ओ ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इसका मान और इसका मान
समीकरण 1 रखकर अगर देखोगे 2 और 1 तो बराबर आएगा। तो इसका मतलब पी बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, पी ए स्क्वायर के। तो ये हो गया पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसकी दूरी निकाल ली तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी तरीके से मैं आगे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास दूरी आ गई। अब बात करते हैं इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। अब जरा पुराने टॉपिक को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और मैं अपनी टॉपिक में बार बार यही कह रहा हूँ कि पुराने टॉपिक्स को छोड़िए मत, क्योंकि हर जगह काम आते हैं पुराने टॉपिक्स। ये है प्लस क्यू आवेश, और बिंदु पी पर हम कौन सा आवेश लेते हैं, मान कर के चलते हैं तो कौन सा आवेश लेते हैं, क्यू डॉट, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश हमेशा कौन सी प्रकृति का होता है, धनात्मक प्रकृति का। अब ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू चार्जेस है, क्यू डॉट चार्जेस, परीक्षण आवेश। तो ये आवेश इस आवेश को धक्का देगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो विद्युत बल क्या होगा, बाहर की ओर त्रिज्य होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान भी या दिशा भी उस तरफ होगी। तो देखिए बेटा ये हो गई इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि ये हो गया E1 वेक्टर। क्लियर हो गया। बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा का मान E1 वेक्टर हो गया, या विद्युत क्षेत्र हो गया E1 वेक्टर। अब क्या होगा यहाँ पर इसी तरीके से, ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र E1 का मान। अब बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, ये भी इस पर कोई ना कोई आकर्षण बल लगाएगा। वो आकर्षण बल प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण प्रकृति का होगा, वो आप बताइए। वो होगा आकर्षण प्रकृति का। क्यों? क्योंकि ये है माइनस क्यू चार्ज हैवी अमाउंट का, बड़े अमाउंट का, और ये है क्यू चार्ज प्लस का, वो छोटे अमाउंट का। तो ये अमाउंट खींचेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा। तो विद्युत बल का मान जब आकर्षण प्रकृति का होगा तो नीचे की ओर आएगा। तो इसकी दिशा के लिए मैंने देखो तीर लगाया हुआ है, ये देखो। तो जो विद्युत बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी परिभाषा के अनुसार। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान कितना हो गया, E2 वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, E1 वेक्टर ऊपर जा रहा है और E2 वेक्टर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इनकी दिशाएं तो विपरीत हैं, लेकिन परिमाण कैसे, समान। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें किसके ऊपर चल रही हैं, विद्युत द्विध्रुव के ऊपर। और विद्युत द्विध्रुव में जितनी भी तीव्रताएं बनती हैं या विद्युत क्षेत्र बनते हैं, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन परिमाण समान होंगे। तो यहाँ भी E1 परिमाण E2 के परिमाण के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग दिशाएं या अलग अलग क्षेत्र बनने की वजह से इनके दो घटक अलग अलग बनेंगे। अब देखिए E1 का एक लंबवत लंबी घटक बनेगा और एक अनुदैर्घ्य घटक बनेगा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊपर की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, साइन जे हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसकी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में आए, ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। कॉस या यूज़ करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, क्षैतिज घटक के लिए, सॉरी। अब इसी तरीके से ये जो विद्युत क्षेत्र है E2, इसके भी दो घटक हो जाएंगे, एक तो वर्टिकल घटक और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लंबवर्ती घटक या वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नीचे की ओर E2 साइन थीटा। ठीक है, देखिए डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर आप डायग्राम को धीरे धीरे बनाना सीखोगे तो आपको ज़रूर वो डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और यही कारण है मैंने डायग्राम पहले नहीं बना के दिखाया, आपको बना रहा हूँ। ठीक है, हाथ के हाथ ब्लैक बोर्ड में बना के समझा रहा हूँ। तो E2 का जो लंबवृत्तीय घटक है वो नीचे की ओर हो गया, इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, इसी दिशा में होगा। ठीक है, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक भी क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। अब जरा डायग्राम से देख सकते हैं, E1 और E2 के लंबवृत्तीय घटक एक दूसरे के बराबर तो हैं परिमाण में, लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत। तो कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन E1 का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक और E2 का क्षैतिज घटक दोनों एक ही दिशा में है, और दिशा एक ही है, तो किसके कारण होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये परिमाण में भी समान है, दिशा में भी समान है। ये परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत। तो ये तो काट देंगे एक दूसरे को, लेकिन ये कैसे होंगे, परिमाण और दिशा में समान होने की वजह से जुड़ जाएंगे। ये था अब तक का पूरा डायग्राम संश्लेषण। ठीक है बेटा, पूरा डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन फिर एक बार आप वीडियो रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट करिए, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एक बार ओरली बोल के सुना देता हूँ। देखिए, ये ए और बी एक द्विध्रुव हो गया, इस पर माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश, इसका मध्य बिंदु हो गया O,
इसकी दूरी कितनी हो गई a, इसकी दूरी कितनी हो गई a, इनकी आधी आधी। इस बिंदु O से r दूरी पर हमने क्या बिंदु लिया P। अब इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए हमें ये दूरियां चाहिए बिंदु P और A के बीच में और P और B के बीच में। और ये P और PB हमने कैसे निकाला आपके पाइथागोरस प्रमेय से, ये मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। दोनों दूरियां बराबर आ रही हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ भी दूरियां बराबर आ रही हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था P पर बिंदु Q या प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी E1 हो जाएगी, और इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र P पर A माइनस Q आवेश के कारण E2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके घटक के बारे में देखेंगे। तो E1 के दो घटक हो जाएंगे, वर्टिकल घटक E1 साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल घटक E1 कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से E2 के भी दो घटक हो जाएंगे, E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। E1 साइन थीटा से E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन ये दोनों घटक जो हॉरिजॉन्टल घटक है E1 और E2 के वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गई। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा सा थ्योरी के बारे में। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन। तो बिंदु B पर स्थित, ठीक है, बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर कितना हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, E1 बराबर F वेक्टर अपॉन Q डॉट। तो ये हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q डॉट। F का मान कैसे निकालोगे, निकालिए कूलाम के नियम से। मैं आपको बता चुका हूँ विद्युत बल का मान दो आवेशों के मध्य में हमेशा कैसे निकलता है, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, कूलाम का समानुपाती नियतांक के परीक्षण आवेश कैसा है प्लस का Q, और ये परीक्षण आवेश भी Q0 है, तो यहाँ पे आप Q0 रख दीजिए। और सूत्र के अनुसार नीचे क्या है Q0, तो ये Q0 और दूरी का स्क्वायर। अब देखिए दूरी कितनी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ भी लगा दीजिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा कैसी हो गई, दिशा भी ज्ञान लीजिए, B से P की ओर। तो यहाँ पे दिशा कैसे लिखोगे, BP वेक्टर की ओर। समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना शुरू में, दिशा कहाँ लगेगी B से P की ओर, क्योंकि ये बल जो है ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा तो बाहर जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा B से P की ओर हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे। इसी तरह बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, क्योंकि A पर कौन सा आवेश है, माइनस Q प्रकृति का, माइनस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर बराबर, फॉर्मूला सेम टू सेम, वही फॉर्मूले में तो कोई अंतर है नहीं, जो E1 के लिए लगा वही E2 के लिए लगेगा। तो F वेक्टर अपॉन Q0। तो F वेक्टर किसके नियम से निकलेगा, कूलाम के नियम से। लगाइए कूलाम का नियम, Q डॉट अपॉन Q डॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग आगे करेंगे। तो आगे करने पर क्या होगा, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए आप लोग समीकरण 1 और 2 को जरा गौर से ध्यान से इसका निरीक्षण कीजिए। देखने कर आपको क्या पता चलेगा कि E1 व E2 के मान परिमाण में समान हैं, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, अलग अलग दिशाएं होने के कारण। तो लेकिन परिमाण में कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, तो आपको आगे मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से कर दी पोस्ट, 2 से स्पष्ट है कि फोन आ रहा है सर, हाँ, स्पष्ट है कि यहाँ से अब देखिए मान निकालेंगे तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के मान क्या हो जाएंगे, परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन परिमाण क्या है, Q अपॉन, ठीक है, यहाँ से Q डॉट से Q डॉट तो कट ही जाएंगे, पहले ही ऑलरेडी काट के यहाँ पे दिखा देता हूँ।
यहाँ पे क्या रह जाएगा Q, इसी तरीके से यहाँ भी Q रह जाएगा, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये मान निकलेगा। लेकिन एक मिनट, आपको मैं बता देता हूँ, जो नोट्स आपको मिले हैं वहाँ पर K की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ लिख रखा होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ, ये K है, ये अनुपातिक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये गलत है या सही है। आपको मैं फिर गारंटी दे रहा हूँ, जो कराया जा रहा है वो एकदम परफेक्ट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके से भटकने वाली बात नहीं है। और किसी के ऊपर आपको कुछ नहीं विश्वास करना, किसी बारे में आप लोग बात में पढ़ के कोई भटक जाएं। मैं आपको जो करा रहा हूँ 100% परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ रख के दिखा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जरा मैं आगे आपको एक थ्योरी और लिखने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होगा, E1 व E2 के वर्टिकल अर्थात लंबीय घटक जो हैं वो कैसे हैं, परिमाण में कैसे हैं, समान, लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत। वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, परिमाण में समान परंतु दिशा में कैसे हैं, दिशा में विपरीत। ठीक है, अब क्या होगा, E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे विपरीत, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। मैं यहाँ पे काट के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो था लंबवित्तीय घटक। अब बात करते हैं इसके अनुदैर्घ्य घटकों के बारे में। अब अनुदैर्घ्य घटक क्या से हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इसके जो अनुदैर्घ्य घटक हैं, या जिन्हें आप क्षैतिज घटक कहते हो, अनुदैर्घ्य घटक, वो परिमाण में तो समान है, ठीक है, दिशा भी उनकी समान है। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कैसे है, परिमाण बराबर समान। मैं आपको इसलिए हर चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये कैसे कैंसिल हो गए, किस तरीके से। आप कैंसिल होने का कारण क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। E1 E2 कैंसिल क्यों नहीं हुए, cos थीटा वाले, cos ज्या वाले घटक, क्योंकि परिमाण में भी समान है और दिशा में भी कैसे है, समान है। ठीक है, आपके लिए हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी डाउट ना रखे हुए इस वीडियो को बार बार देखनी है और अपनी पढ़ाई जारी है। तो आगे चलते हैं आपके लिए। अब बात करते, देखिए माना तो दो विद्युत क्षेत्र निकल कर आए, एक तो E1 वाला और एक E2 वाला, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। अब पहले की वीडियो की तरह, पहली वीडियो की तरह हम लोग कुल निकालेंगे। तो कुल निकालने के लिए क्या होगा, जुड़ जाएंगे ये दोनों और तो अनुदैर्घ्य घटकों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, क्योंकि मैं डायग्राम रफ करने जा रहा हूँ। आपको पुरानी वीडियो या इसे रिवाइंड करोगे तो स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो डायग्राम बनाने में। ये लीजिए, अब देखिए आगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, या आप कह सकते हैं EP, बिंदु P पर ये कैसा बिंदु है, निरक्षीय बिंदु या निरक्षीय रेखा पर बिंदु। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, E1 cos थीटा माइनस P कैप, आगे बस समझ में, प्लस E2 cos थीटा माइनस P कैप। देखो बच्चों, कोई बात अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत गौर से आपको, क्योंकि ये बात बताने में मुझे 2 मिनट का टाइम और चाहिए। किताब में ये नहीं लिख रहा और बहुत कम टीचर हैं जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। माइनस P कैप, यहाँ भी माइनस P कैप लगाया गया है, लेकिन कारण क्या है उसके पीछे लगाने का, उस कारण को मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, माइनस P या P सिंबल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र।
और आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव, जरा डायग्राम में दिखा देता हूँ माइनस पी कैप का कारण, मैं चाहे आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। ये माइनस पी का कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण एक ग्राफ के जरिए, एक डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ। देखिए ये था डायग्राम, जरा रिवाइज करा रहा हूँ आपके लिए। ए से बी, ये दो बिंदु थे, यहाँ पे आवेश कौन सा था, माइनस क्यू, और यहाँ पे आवेश कौन सा था, प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है बेटा, सब लोग जानते हैं, ये बात तो सार्थक है, सार्वभौमिक सत्य है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। और हमारा बिंदु कहाँ है, पी, ये रहा, और हमें कहाँ पे निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में, आगे बात समझ में। और इस दिशा में, ये दिशा जो है ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि ई वेक्टर की दिशा, और ये किसकी दिशा है, पी वेक्टर की दिशा। अब पी वेक्टर की दिशा ई वेक्टर की दिशा के अपोजिट है, विपरीत है, और उसकी वजह से एकांक सदिश किस दिशा में लगाया है, माइनस के साथ, ठीक है। अब समझ में आ गया, गारंटी दे रहा हूँ, ये बातें हर कोई नहीं बताएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। इसलिए मैं कह रहा था मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, 100% नंबर दिलाऊंगा आपको अगर आप बिल्कुल हमको फॉलो करते हो, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। वैसे रेस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के, बहुत सारे बच्चे कवर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस पी का कारण बता दिया डायग्राम के साथ। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अब देखिए रफ कर दिया तो अब क्या होगा, ई पी वेक्टर निकाला जाएगा निरक्षीय रेखा पर। मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए आप देख लीजिए। अब क्या होगा, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और माइनस पी कॉमन लेके बाहर आ गया, तो इसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। माइनस पी को कैप को मैं बाहर ले गया, पूरा का पूरा कॉमन, क्योंकि इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है अंदर। मैंने केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ले लिया। लेकिन हमारी शर्त के अनुसार क्या दे रखा है, E1 वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, E2 वेक्टर के। आई थी अभी मैंने बताया था ना, E1 जो इसके अनुदैर्घ्य घटक है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा बराबर है एक दूसरे के परिमाण में। तो आप E1 की जगह E2 रख लीजिए, चाहे E2 की जगह E1 रख लीजिए। तो किताब में E2 की जगह E1 रखा गया है, ठीक है, और चाहे तो आप उल्टा कर लीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पी वेक्टर अपॉन, ये देखिए E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, मैंने E2 की जगह क्या रख दिया, क्योंकि बराबर है तो E1 रख दिया, और ये हो गया माइनस पी कैप, ये लीजिए। अब देखिए E1 और E2 के मान समान है, ठीक है, E1 E2 के मान देखियो वो रहा आपके लिए। अब वहाँ से मान आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, EP बराबर EP वेक्टर बराबर E1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस पी कैप। तो ये हो जाएगा EP वेक्टर बराबर 2 इंटू E1 का मान रख दीजिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का पी कैप, ठीक है, पोस्ट कर, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको cos थीटा का वैल्यू और रखना है, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस पी कैप, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा cos थीटा भूल गया था, तो cos थीटा माइनस पी कैप। अब ई पी निरक्षीय पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, 2, के का मान आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, लेकिन मान बड़ा हो जाएगा तो आप के रख दीजिए। तो के क्यू, नीचे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हमारे बीच में ये जो cos थीटा है ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, cos जे को हटाना पड़ेगा। तो cos जे हटेगा बेटा डायग्राम से। अब डायग्राम से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर से डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा। डायग्राम क्या था, ये था त्रिभुज, ठीक है, और ये था इसका मध्य बिंदु। यहाँ पे बिंदु क्या लिया था, P, ये था A और ये था B। ये दूरी कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दूरी कितनी थी, A, ये A थी, ये थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, निकली थी ना। अब देखिए cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए, यहाँ पर आप लोग सब ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति। cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, अगर कोई से भी त्रिभुज में देख लीजिए, कोई से भी त्रिभुज ले लीजिए, चाहे मैं त्रिभुज लेता हूँ त्रिभुज POB में, समकोण त्रिभुज POB में, इसका मतलब इसको भूल जाइए, मैं इसका आधा पार्ट आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। लीजिए आधा त्रिभुज
खत्म कर दिया। अब समझ में आ रहा है? तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा त्रिभुज पीओवी में पाइथागोरस लगाकर? तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब आप जानते हो इसमें आधार कितना है इस त्रिभुज में? वो है a, और कर्ण कितना है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कर्ण की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? पी बी के बराबर। और यहाँ पे किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक एक चीज़ समझते जाइए, ये कर्ण का स्क्वायर नहीं है, ये तो कर्ण का स्क्वायर है। हमें निकालना है केवल कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर तो ये हो गया, लेकिन कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा आपके लिए? ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ, आधा हो गया। ठीक है ना, ये तो कर्ण स्क्वायर है और हमें निकालना है कर्ण। तो वैल्यू कितनी निकली कर्ण आधार बटे कर्ण की? ए स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का हाफ। ठीक है, अब कॉस थीटा की इस वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। ठीक है, कॉस थीटा की इस वैल्यू को रखिए तो इनटू होकर रखिए इस वैल्यू को, तो ये हो गया बेटा ए। देखिए ये हो गया ए और नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ, और यहाँ क्या चल रहा है? माइनस पी कैप। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या कहता है आपसे? द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला क्या होता है? पी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर q। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अब इस 2a वेक्टर q की जगह आप ये रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को रखने पर आपको मिलेगा ई पी वेक्टर बराबर 2a q की जगह क्या रखोगे? p। वेक्टर नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे दूरी के साथ वेक्टर नहीं लग रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए इस बात को, है ना, मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, केवल p लगाया है, p। और इधर क्या बचा? k। और नीचे क्या चल रहा है? इसकी पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर कितनी है? हाफ। तो 1 और हाफ कितने हो गए? 1.5। 1.5 को कैसे लिखते हैं बेटा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 1 और हाफ कितने होते हैं? 1.5 हो गए, तो पावर जुड़ गई, पावर जुड़ गई तो कितने हो गए? 3/2। और माइनस का क्या हो गया? पी कैप। अभी मैंने आपको बताया था कि एकांक सदिश कैसे निकालते हैं? उसी सदिश में उसी सदिश का परिमाण का भाग दे दिया जाए तो एकांक सदिश बन जाता है। तो पी कैप डॉट पी किसके बराबर हो जाता है? पी वेक्टर के। तो इन दोनों की जगह क्या रख देंगे? पी वेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको, ये खत्म होने वाला है। अब देखिए, ध्यान से देखिए इसे। ठीक है बेटा, ये लास्ट आपको वैल्यू मैंने बताई थी। अब देखिए इस दोनों की जगह पी वेक्टर रख दीजिए, तो बचेगा क्या इधर? ई पी वेक्टर बराबर पी क्रॉस माइनस पी कैप की जगह हो जाएगा पी वेक्टर, तो हो जाएगा माइनस का पी वेक्टर, और यहाँ पे क्या बचेगा? के। और नीचे बच रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है। अगर ए स्क्वायर को बहुत छोटा मान लिया जाए, नगण्य मान लिया जाए आर स्क्वायर की तुलना में, जैसे कि मैं दोबारा देखिए बेटा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। पी कैप क्रॉस पी को वेक्टर से दिखाया है, पी वेक्टर से यहाँ पे दिखाया हुआ है। माइनस का साइन क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो माइनस पी वेक्टर इंटू के अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पे माना गया है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर से बहुत कम है, तो क्या करेंगे? तुलना करने पर नगण्य मान लेंगे। तुलना कर नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर तुलना कर ली और नगण्य मान लिया। नगण्य मतलब नेगलेक्ट कर दिया। तो बचा का ई पी वेक्टर बराबर माइनस पी वेक्टर के अपॉन, जैसे ही आप खोलोगे तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? ई पी वेक्टर बराबर माइनस पी वेक्टर के अपॉन आर की पावर 3। ये बन गया आपके लिए सूत्र। किताब में इसी को अथवा लगा के दे रखा है, आप चाहें तो 1/4πε0 माइनस पी वेक्टर अपॉन ये दे रखा है आर क्यू, यही दे रखा है। ठीक है, इसलिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं, बस के की वैल्यू को मैंने खोल दिया है।
ठीक है। तो आप के को रखिए, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले से आपको समझ में क्या आता है बेटा कि जो ई वेक्टर है, यहाँ पर जो ई वेक्टर निकाला गया है, कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकाला गया है किस रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर, वो समानुपाती किसका है 1/r³ के। तो इसका मतलब क्या है, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तेजी के साथ घटता जाएगा, या ऐसे समीकरण देकर आप कह सकते हैं EP वेक्टर बराबर समानुपाती r⁻³ इसलिए कहते हैं कि जितनी दूरी तेजी से बढ़ाते जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान उतनी ही तेजी से कम होता चला जाएगा। और इसी को हमें प्रूफ करना था, साबित करना था, और यही मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह कीजिए, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको खोल के समझाया है, पूरी मेहनत करके आपको बताया है, और आपके विशेषकर कुछ अच्छे रिप्लाइज भी मुझे मिल रहे हैं, और उसकी वजह से मैं प्रोत्साहन पाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने में मुझे अच्छा पॉजिटिव कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे मिलता जा रहा है। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह घर पे पढ़ रहे होंगे। कि याद रखिए, जिस दिन भी ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, तो व्यर्थ ना जाने दें, आपको वेस्ट ना जाने दें ये टाइम को। कहीं आप सोचें कि ये तो चलो फालतू चीज़ें हैं, ऑनलाइन पढ़ाई सब चल रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। नोट्स ने बनाना उद्देश्य नहीं हमारा उद्देश्य है हमारी ऑनलाइन पढ़ाई को पूर्ण रूप से सार्थक करना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।